Yes, welcome back students. So today we are going to revise science and for class 9th. तो आज हम क्लास 9th में साइंस का रिवीजन करेंगे और स्टार्ट करेंगे इस रिवीजन के सेशन को किससे? फिजिक्स से। जो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हैं साइंस में दैट इज मोशन। तो बहुत ज़्यादा बेसिक पर मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला। वी आर गोइंग टू रिवाइज मोशन। मोशन में बहुत ज़्यादा बेसिक मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला। हम स्टार्ट करेंगे मोशन को। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब आपको मालूम ही होगा। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है या मोशन क्या होता है। क्या होता है मोशन? When an object is changing its position that is known as motion, है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ तो हम उसे मोशन कहते हैं। मोशन दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म के केस में कैसा ग्राफ आता है बॉडी का? स्ट्रेट लाइन आता है या नहीं? ठीक है। अगर ये किसका ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस में मैंने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस में डिस्टेंस ले लिया, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं हम आगे नॉन यूनिफॉर्म के केस में। डिस्टेंस टाइम कैसा ग्राफ मिलेगा आपको? कर्व, कुछ इस तरीके का। ठीक है। कोई ये रटा रटाया नहीं है कि ऐसा ही मिलेगा, पर कुछ ऐसा मिलता जुलता ही रहेगा। मतलब कि यहाँ पर हमें कैसे पता चल रहा है कि जो है ये कर्वेचर ही क्यों बनेगा? तो देखिए यहाँ पर इक्वल टाइम अगर आप डिवाइड कर लें, मान लीजिए ये जो सेट मैं ले रहा हूँ इतनी लेंथ, इसको अगर आप 1 आवर कंज्यूम कर लें, इसको 1 आवर एज्यूम कर लें, तो क्या होगा? इस 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई? वाई एक्सिस में करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बहुत कम, और फिर अगले 1 आवर में कंपैरेटिवली ज़्यादा। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया, मैंने और ज़्यादा कर दिया। सो दिस मच। फिर नेक्स्ट 1 आवर में और ज़्यादा, पहले दोनों आवर्स के कंपैरिजन में और ज़्यादा। तो यहाँ पर जो ग्राफ का नेचर है वो क्या शो कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्मिटी शो कर रहा है ना। फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज नॉट इक्वल। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किए। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये आपको ऑलरेडी आता ही है। ठीक है। फिर इससे आगे और क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है ना। कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम्स आ चुके हैं और प्रिपरेशन नहीं है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है? तो एक तो डिफरेंस रहता है स्केलर और वेक्टर का। ठीक है, स्केलर और वेक्टर। अब कईयों को यही नहीं पता होगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो देखिए, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है इसको मैग्नीट्यूड ही केवल चाहिए होता है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई आपका वेट पूछे, क्या बताएंगे? 80 kg है, बताओगे 80 kg इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। 80 kg रहेगा आपका वेट। ठीक है, चलिए, आपका किसी का 80 नहीं होगा, किसी और का हो सकता है 80। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होंगी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, मान लीजिए हम एक पॉइंट ए पर हैं, पॉइंट ए से गए हम पॉइंट बी पर विच इज़ सपोज 12 किलोमीटर। पॉइंट बी से गए हम पॉइंट सी पर विच इज़ सपोज 5 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर आपको इस केस में डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बॉडी ने वास्तव में कितना ट्रेवल किया है? 12 किया, 5 किया, 17 किलोमीटर टोटल ट्रेवल किया। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट?
डिस्प्लेसमेंट में हम कंसीडर करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ इन दोनों को ज्वाइन कर दो, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। ये कितना होगा, एज यू कैन सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB है 12 का स्क्वायर प्लस BC है 5 का स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर 144 प्लस 25 169 का रूट भी निकालना पड़ेगा, सो दैट विल बी 13 किलोमीटर। सो 13 किलोमीटर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, वास्तव में आपने जो ट्रेवल किया, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर आप ट्रेवल करेंगे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज आप पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ठीक है। पॉइंट B इज 35 किलोमीटर अवे, 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट A, पॉइंट C इज 15 किलोमीटर अवे। आप पॉइंट A पर खड़े हुए, ठीक है। पॉइंट A पर कोई ऐसा बंदा खड़ा है, क्या बताएं, कोई भी खड़ा है, ठीक है। सो पॉइंट A पर मैं जिसका भी नाम लूँगा वो थोड़ा बुद्धू किस्म का होना चाहिए, उसे पॉइंट B की ओर जाना है, ठीक है। तो पॉइंट B की ओर जाने की जगह उसने बस पकड़ ली, पॉइंट C तक पहुंच गया, ठीक है। जाना था B की ओर, जानो था इधर, चला गया इधर, पॉइंट C की ओर आ गया, है ना। सो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा हम ऐसे कहेंगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स किसकी ओर, B इज -15। भाई डिस्प्लेसमेंट तो रहा ही नहीं है, टूवर्ड्स B तो रहा ही नहीं है, पर हम इसे कहेंगे -15। क्लियर, ऐसे केस में। सो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा, अब मान लो आपने पॉइंट A से जर्नी स्टार्ट की और पॉइंट A पर ही वापस आ गए गोल गोल घूम कर, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्विंग द डिफरेंस बिटवीन योर फाइनल लोकेशन एंड द इनिशियल वन। सो आपकी तो दोनों ही पोजीशन A है, सो A माइनस A ज़ीरो, कोई डिफरेंस आया ही नहीं। जैसे यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, फाइनल पोजीशन देखी और इनिशियल देखी, दोनों का डिफरेंस निकाला, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यूनिट दोनों की सेम होती है, मीटर या किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट को पाथ लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को पाथ लेंथ भी कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ये टॉपिक आएगा तो वैसे बहुत बाद में इस चैप्टर में, पर मेरा मन कर रहा है अभी पढ़ाने का, तो मैं पढ़ा देता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, एक क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि ना यूनिफॉर्म वर्ड जो है हमें लिमिट कर देता है ये सोचने पर कि कोई भी मोशन में मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड तो तब होगा जब एक्सेलरेशन होगा, मतलब कि वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो देखते हैं, वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an example of accelerated motion. Why uniform circular motion is an example of accelerated motion? Is an example of accelerated motion. ये आपको बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है। ये देखिए, ये सुंदर सा सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ में एक बॉडी घूम रही है। चलिए, ऐसे घूम रही है, वेलोसिटी v है। वेलोसिटी के ऊपर ये एरो पता है क्यों बनाया है? ये वेक्टर क्वांटिटीज़ को शो करता है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगी उसके ऊपर एरो हेड बनता है। वैसे क्लास 9th के सिलेबस में नहीं बनाया जाता, लेकिन आप जो है 11th में जब आप पढ़ेंगे किसी भी वेक्टर को, तो आप वेक्टर का साइन जरूर बनाएंगे। सो दिस इज हाउ सपोज अ बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, और जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ये रहा रेडियस, है ना, दिस इज द रेडियस। आपको मालूम है जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है सर्कुलर मोशन में, तो इसका वेलोसिटी और इसका रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। द एंगल बिटवीन दीज टू इज ऑलवेज 90 डिग्री। बहुत हाई लेवल की बातें हैं, वैसे बता दी मैंने,
ठीक है, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में ही सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स में, और उसमें आप पढ़ेंगे कि ये जो है द लाइन विच इज passing through a circle and touching the circle in one single point is known as tangent of circle. और tangent of circle जो होता है that is always perpendicular to the radius. Tangent is perpendicular to radius. So ये velocity और ये radius दोनों perpendicular रहते हैं, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। So अब मैं कहाँ था, मैं ये बता रहा था कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, ठीक है, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड तो कांस्टेंट है, पर एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, एक्सेलरेशन, हम ऐसा दिखाएंगे कि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, ठीक है, हमें ऐसा दिखाना है कि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी में तो दो चीज़ें होती है ना, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मतलब कि एक्सेलरेशन के लिए हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज आप दो तरीके से ला सकते हैं, पहला चेंज मैग्नीट्यूड को करके, दूसरा चेंज डायरेक्शन को करके। तो मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, सो नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। इसने तो हमें डिसअपॉइंट कर दिया, पर डायरेक्शन हमें डिसअपॉइंट नहीं कर रही। डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन देन द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट विल बी चेंज्ड, है ना। हर एक पॉइंट पर देखो, यहाँ डायरेक्शन का है यूं, यहाँ का डायरेक्शन क्या है यूं, यहाँ का डायरेक्शन है यूं। अच्छा आप कहोगे सर ऐसी ही होती है डायरेक्शन? अच्छा ऐसी ही होती होगी, ये टेंजेंट बना दिया आपने तो कह दिया सर, होती थोड़ी होगी। तो एक काम करना, एक झूले में बैठना, ठीक है, और भगवान से एक प्रार्थना करना कि वह जो झूला है उसकी जो सीट है वो टूट जाए पीछे से, ठीक है, जो गोल गोल घुमा रहा है ना आपको, उसकी सीट टूट जाए। सोचिए जिस पॉइंट पर टूटेगी, आप ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, है ना, जैसे ही टूटेगी क्या होगा, ज्यों ऐसे चले जाओगे सीधे, यस और नो, चले जाएंगे या नहीं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी। उस समय आपको पता चलेगा, हाँ ऐसे ऐसे घूम रहे हो, ऐसे ये घूम रहे हो, सोचो गोल, और यहाँ पर आपका टूटा एकदम, ऐसे जाओगे आप सीधे। अच्छा मान लो गोल ऐसे ऐसे घूम रहे थे, यहाँ पर टूटा, ऐसे चले जाओगे। सो टेंजेंट रहेगा हमेशा, आपके सर्कुलर पाथ के टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टूटेगा तो ऐसे जाओगे, यहाँ टूटेगा तो ऐसे जाओगे, यहाँ टूटेगा तो ऐसे जाओगे, जैसे भी जाओगे हड्डी के हॉस्पिटल में जरूर जाओगे, ठीक है। सो दिस वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, है ना। तो वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है यहाँ पर, वेलोसिटी मतलब कि डायरेक्शन वेरिएबल है। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। सो बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट वी कैन से दैट द बॉडी इज हैविंग एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है, समझ में आ गया? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से एक्सेलरेशन है। जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी के चेंज होने के लिए मैग्नीट्यूड चेंज हो, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेलोसिटी को हम चेंजेबल मानेंगे, और चेंज इन वेलोसिटी कॉजेज एक्सेलरेशन। सो हेयर एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। तो अब हमने ये पढ़ा। अच्छा ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि जब ये सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड है, कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड है, सोचिए, आप भी सोचिए, बताइए कौन सा फोर्स चाहिए होता है हमें, सेंट्रीपेटल फोर्स। क्योंकि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो फोर्स लगता है सेंटर से, द फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर। सोचिए एक थ्रेड है हमारे पास, इस थ्रेड को हमने क्या किया, इस थ्रेड में एक स्टोन के पीस को क्या कर दिया, टाई अप कर दिया, घुमा रहे हैं इसको जोर जोर से। कहाँ से लग रहा है फोर्स? सेंटर से, है ना। सो द फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम द सेंटर एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीपेटल फोर्स. So for moving a body, revolving a body in circular path, a certain amount of force is required and that force is known as centripetal force. सेंटर से लगने वाला फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही तय करता है सेंट्रीपेटल और फ्यूगल, क्या तय करता है कि आपकी कार जो है खाई में जाएगी या नहीं, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसको, वैसे थोड़ा सा अगर किसी को जानना हो तो बता देता हूँ। कभी आपने देखा है कार जब सर्कुलर पाथ में चल रही होती है, ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में जब आप कार को टर्न करते हैं, मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ,
ठीक है। ये कार के छोटे छोटे टायर दिखाई दे रहे हैं और ये सर्कुलर पाथ में चल रही है, रोड ही सर्कुलर है पूरी, इसकी कुछ रेडियस भी रही होगी। तो जब आप इधर को टर्न करते हैं तो एकदम से कार स्किड करती है बाहर की ओर। आप सोचिए, आप भी करते हैं स्किड, जब कार इधर को टर्न करेगी तो आपके जो टायर्स हैं वो स्किड करेंगे बाहर की ओर, और तब उस आप पर जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू इतना होगा। अगर मान लो कार का मास है m, v वेलोसिटी से चल रही है, r रेडियस है, सो mv²/r, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स आपको बाहर लेकर जाएगा, ठीक है। ऐसा फोर्स, फ्यूगल और पेटल दो तरह के फोर्स होते हैं। पेटल आपको टूवर्ड सेंटर लेकर जाता है और फ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर लेकर जाता है, ठीक है। सो फ्यूगल लगेगा बाहर की तरफ, जब ये फोर्स आपको बाहर लेकर जाएगा तो आपको अंदर फ्रेम में कौन लेकर आएगा? पेटल लाएगा, या हम ये कह सकते हैं उस पेटल की जगह जो यहाँ पर अभी प्रेजेंट होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एक ही काम होता है, जहाँ आपकी मोशन होगी मैं उसके अपोजिट हूँ, जहाँ आप मूव करोगे मैं उसके अपोजिट हूँ। तो कार एकदम से स्किड की बाहर की तरफ गई, है ना, और जैसे ही कार बाहर गई फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन हमें फिर से वापस ले आया फ्रेम में। सो फ्रिक्शन इज आर एविल, फ्रिक्शन इज आर एनिमी और फ्रेंड। यहाँ पर फ्रिक्शन हमारा दोस्त है या दुश्मन? फ्रेंड है, बिल्कुल फ्रेंड है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन हमें वापस नहीं बुलाएगा तो mv²/r तो हमें बैरिकेटिंग क्रॉस कराते हुए नीचे ले जाएगा, जय श्री राम हो जाएगा। सो द फ्रिक्शन हेयर इज प्लेइंग अ वाइटल रोल। अब बढ़ते हैं आगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हमने बहुत डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्राफ की। ग्राफ के साथ साथ हमें बात करनी चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन की भी, है ना स्टूडेंट्स। सो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आता है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड के लिए आपको वीटी ग्राफ आना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, उससे भी पहले एक्सेलरेशन तो बता ही देता। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना, यही होता है एक्सेलरेशन। हमारे पास एक कार है, एक बाइक है, उस बाइक में जैसे ही हम धीरे धीरे उसको एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटर ये सबको पता होगा, है ना, तो जैसे ही हम एक्सेलरेट करते हैं क्या होता है? देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, है ना, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, ये जब चेंज आया वेलोसिटी में तो टाइम भी तो लगा होगा ना। तो देखिए, कभी भी हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने टाइम में कितना चेंज आया। सो वी ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर यूनिट टाइम। तो जब आप यूनिट टाइम के लिए कैलकुलेट करोगे तो टाइम से डिवाइड हो जाएगा। सो दैट इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। मान लीजिए बॉडी पहले v वेलोसिटी से चल रही थी, पहले v से, बाद में इसकी वेलोसिटी v हो गई। इनिशियली इट वाज मूविंग विद u वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे सर, वेलोसिटी क्या होती है? मुझे तो यही नहीं आता, है ना, वेलोसिटी तो बताया ही नहीं सर आपने। सो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी सुना है वर्ड? वेलोसिटी और स्पीड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कभी स्पीड कह देते हो सर, कभी वेलोसिटी कह देते हो, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरे स्कूल में मुझे समझ में नहीं आता, कभी कहते हैं वेलोसिटी, कभी कहते हैं स्पीड। कहते हैं दोनों सेम ही है, जब ज़रूरत पड़ती है वेलोसिटी कह देते हैं, जब मन करता है स्पीड कह देते हैं। तो क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? सोचिए इसको। सो देखिए, वेलोसिटी या स्पीड, इन दोनों में भी वही डिफरेंस है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, ठीक है। जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। सो अब देखिए कैसे पता चलेगा ये वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर है, या प्रैक्टिकली सोचना चाहिए ये होता क्या है। मुझे नहीं आ रहा समझ में ऐसे, ठीक है। सो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली करता हूँ। मैं चले जाता हूँ अपने छत में। चलो मैं क्यों जाता हूँ, किसी और को भेज देते हैं। चलिए, ये चले गए, कैप वाले, टोपी वाला, ये गया अपनी छत में, ठीक है। और इसने क्या किया, एक स्टोन लिया और एक स्टोन को नीचे फेंक दिया। देख लेना नीचे कोई खड़ा हुआ ना हो, ठीक है, तब फेंकना। सो जब आप इसको रिलीज करेंगे स्टोन को, तो क्या होगा? द स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। बॉडी की स्पीड क्या होगी? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, इधर उधर तो नहीं जाएगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। सो वेलोसिटी को एक अनोखे तरीके से स्पेशल डेफिनेशन हम ये भी बना सकते हैं कि द स्पीड ऑफ आ बॉडी इन आ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर एक बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम कहेंगे द बॉडी हैव एक्वायर्ड द वेलोसिटी। अगर हमारे पास गन है और गन से हमने निशाना लगाया और एक गोली चलाया, फायर किया,
ठीक है, ट्रिगर दबाया तो क्या होगा, जो बुलेट होगी वो क्या करेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी ना, सो दैट विल एक्वायर अ वेलोसिटी। जब एक बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है तो उसके पास वेलोसिटी होती है, और स्पीड तो आपको मालूम ही है क्या होती है स्पीड, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, ऐसा आप 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। यस, इसकी यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे कैसे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट करेंगे, वेलोसिटी डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना, और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है वेक्टर और स्केलर का, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, फिजिकली कैसे सोचना है ये भी आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स, सबसे ज़रूरी होता है फिजिक्स में कि आप ऑब्जर्व कर पाएँ। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। तो जब आप सोच पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं, आपका दिमाग इतना चलने लगता है, तो समझ लो कि आपको 100% समझ में आ रहा है। और लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश थोड़ा सा इम्प्रूव जरूर करें ताकि आप लिख पाएँ, अटेम्प्ट कर पाएँ, है ना। सो नाउ आफ्टर दिस, वेक्टर, स्केलर, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और क्या पढ़ना चाहिए, वीटी ग्राफ पढ़ने चाहिए हमें इसमें, ठीक है। वीटी ग्राफ क्या, मैं आपको डायरेक्टली इक्वेशंस ऑफ मोशन कराता हूँ ग्राफिकल से, और वहाँ पर जितने भी टर्म्स जरूरी होंगे वो ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल से देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को वो ग्राफिकल ही लगता है, ठीक है। और तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ओके। सो क्या करेंगे इसमें बताइए। सबसे पहला काम जो मैं कर रहा हूँ, एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, और ये ग्राफ है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसमें मैंने टाइम लिया है, और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पर मैं लेते हुए चल रहा हूँ किसको, वेलोसिटी को। सो अब आ जाते हैं, तो देखिए अगर एक बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u, तो u इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल कैसे हो गई, जब हमने एक बॉडी के केस को स्टडी करना स्टार्ट किया, है ना। आप बाहर खड़े हुए, कार जा रही है आपके सामने से निकली, तो आपके लिए तो उस कार का केस अभी से स्टार्ट हुआ है ना, जब आपने देखा तो उस समय टाइम कितना होगा, ज़ीरो इंस्टेंट से आपके लिए स्टार्ट हुई है वो। फिर कितने भी घंटे वो आपकी लाइफ में रहेगी वो कार, जब तक आप देखते रहोगे तब तक वो कार आपके लिए प्रेजेंट है। तो टी टाइम तक मान लो आपने इस कार को ऑब्जर्व किया और आपने देखा कि इसकी वेलोसिटी जो इनिशियली यू थी, और टाइम बीतता रहा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती रही। सो लेटर ऑन आफ्टर कितना टाइम, टी टाइम, later on after time t you found that the velocity of the body is v, है ना, बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, v हो चुकी है। सो एक काम करते हैं, ये एक काम कीजिए, ओ इस पॉइंट को ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, बुरे मान जाएंगे पॉइंट्स, इनका नाम नहीं है कुछ भी। सो अब एक काम करते हैं, हमें ये देखना है कि बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया बॉडी की वेलोसिटी में। तो ये पता लगाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करो। पहले तो ये देखो कि अगर टी टाइम तक बॉडी ऐसे ही चलती, टी टाइम तक बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, सेम वेलोसिटी से चलती, तो कहाँ तक पहुँचती, तो टी टाइम के बाद भी इसकी वेलोसिटी वही रहती, यू की यू, है ना। पर ऐसा हुआ नहीं, ये बॉडी तो यहाँ पहुँच चुकी है, कितना बढ़ चुकी है, व्हाट इज़ द इंक्रीमेंट, कितना रेज हो चुकी है वेलोसिटी, v माइनस यू, इतना रेज हो चुकी है। अच्छा, इस पॉइंट को भी कोई नाम दे दो, ये भी बुरा मान जाएगा। डी लिखा है कहीं, अरे वाह नहीं लिखा, तो डी लिख देते हैं इसको। तो बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आया है, अगर कोई चेंज नहीं आता तो ऐसे चलती रहती, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, सी से लेकर डी तक यूँ चलती रहती, टाइम भी बीतता रहता, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। पर ऐसा नहीं हुआ, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया और बॉडी ने ऊपर बढ़ के देखा और इतना ऊपर देखा और ऐसे पहुंच गई यहाँ तक, पॉइंट बी तक। तो कितना ऊपर बढ़ के देखा, कितने एंगल से ऊपर देखा, थीटा एंगल से ऊपर देखा, है ना। सो थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल, डरना नहीं है थीटा से। अब आधे तो सोच में पड़ गए होंगे थीटा क्या है, तो थीटा वैसी वेरिएबल है जैसे आप पढ़ते हैं, बाकी एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं, बस थीटा एक स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल है जो हम एंगल्स के लिए यूज़ करते हैं।
क्लास 10th में आएंगे ना, अरे 10th में आ जाओ फिर देखो, बहुत फैमिलियर हो जाओगे, बहुत पढ़ना है आपने। सो थीटा इज़ द वेरिएबल। अब देखते हैं कि इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी बड़ी है। सो ये पता चलेगा स्लोप से। किससे पता चलेगा? स्लोप से। तो आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ, है ना, स्लोप ऑफ ग्राफ निकालिए। तो देखिए हो सकता है कि ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके स्कूल टीचर से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो। आपके स्कूल टीचर ने आपको कुछ बता दिया हो, बेटा ये BD अपॉन CD लिख दो और ऐसे कर दो, है ना, ऐसे भी सिखा दिया होगा। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन आगे तक स्टेबल है, रिलायबल है, आपको हमेशा एक बार समझ में आ जाएगा तो आप आगे भी यूज़ करेंगे। देखिए किसी भी ग्राफ का स्लोप उसका टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ एनी ग्राफ, दिस थ्योरी इज नॉट लिमिटेड अप टू दिस VT ग्राफ, दिस थ्योरी इज यूनिवर्सल वन। स्लोप ऑफ ग्राफ इज टेंजेंट ऑफ ग्राफ, याद रखिएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ इज टेंजेंट ऑफ ग्राफ। अब ये टेंजेंट क्या होता है सर? एक चीज़ समझ में आती है, आप दूसरी नहीं ले आते हो। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है, टेंजेंट आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे क्लास 10th में, बहुत डीप में पढ़ेंगे। ये जो अभी मैं लिखने वाला हूँ ना 6 नाम, इनसे तो आप बहुत फैमिलियर हो जाएंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो इसमें एक रेशियो जो आ रहा है आप देख सकते हैं 10, है ना। सो दिस इज टेंजेंट। 10 का जो रेशियो होता है इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्यारे बेटा पप्पू हैप्पी हैप्पी बर्थडे। प्यारे बेटा पप्पू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। प्यारे बेटा पप्पू तो कभी भूलेंगे नहीं, हैप्पी हैप्पी बर्थडे तो कभी नहीं भूलेंगे, बहुत सेलिब्रेट करते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये लिखना है। अब देखिए 10 क्या आ रहा है? 10, तो 10 आ रहा है बच्चों, 10 आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। यहाँ से देखिए, ये मैंने इसलिए रट्टा नहीं लगवाया है कि ऐसे ही बस मन कर रहा था मेरा, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो टेंजेंट ऑफ ग्राफ होता है। फॉर्मूला आपके सामने है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि आप ये देख सकते हैं BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज ऑलवेज द टेंजेंट ऑफ द ग्राफ। किसी भी ग्राफ का स्लोप उसका टेंजेंट होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर टेंजेंट निकालो, tan थीटा निकालो। आपको कैसे पता चलेगा परपेंडिकुलर कौन सा है? तो परपेंडिकुलर इज ऑलवेज इन द फ्रंट ऑफ द एंगल। इस थीटा के लिए निकालना है ना परपेंडिकुलर, तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो परपेंडिकुलर कितना हो गया? BD। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BD अपॉन बेस। बेस कितना है इसका? CD, ठीक है। अब एक काम कीजिए, BD की वैल्यू कितनी है? BD को आप ये लिख सकते हो AB माइनस AD, AB माइनस AD अपॉन CD को आप क्या लिख सकते हैं? CD को OA, यस, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा AB की वैल्यू बताइए, AB कितना है? AB टोटल वेलोसिटी V, है ना, और CD कितना है? AB माइनस AD U। सो दिस विल बी V माइनस U अपॉन OA। व्हाट इज OA? T, है ना। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम सुना है कहीं? क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम? एसेलरेशन। ओहो, ये तो एसेलरेशन होता है। सो V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू एसेलरेशन। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आपको मिलेगा V माइनस U इज इक्वल टू AT। माइनस का U जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का U। सो V इज इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज व्हाट आई हैव डन बाय यूजिंग दिस ग्राफिकल मेथड। सो आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाउ लेट अस गो फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अब हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो यस, वेट फॉर अ व्हाइल। थोड़ा सा मार्कर में इंक कम है, इंक भी डाल देना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत मज़ा आ रहा है, अरे भूल जाओ दुनिया को, बस पूरा वीडियो देखना है एंड तक, बहुत कुछ सीखेंगे आज।
चैप्टर रिवाइज होने वाला है पूरा। यस, सो अब देखते हैं आगे। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करना होगा, एक आपको याद रखनी पड़ेगी बात कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इन वीटी ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन वीटी ग्राफ एरिया अंडर स्लोप रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ में अगर आप बात करेंगे, एरिया अंडर स्लोप जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है, ठीक है। एरिया अंडर स्लोप रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आप अगर एरिया अंडर स्लोप निकालेंगे। सो यहाँ पर आप देखिए एरिया अंडर स्लोप अगर आप बात करें, ये देखिए स्लोप के अंडर में जो एरिया आ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, यानी कि एस देगा हमें, है ना। एस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर स्लोप कैसी शेप बन रही है, देखिए दो साइड पैरेलल है और दो साइड जो है वो नॉन पैरेलल है ना। तो क्या बन गया, ट्रेपीजियम। सो एस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ट्रेपीजियम, कैसा, ट्रेपीजियम OABC, एरिया ट्रेपीजियम OABC। अब 8th क्लास में मेहनत करते थे, अगर क्लास में पीछे बैठ के मजे नहीं करते थे तो फॉर्मूला याद होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन साइड्स। सो एस इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड OC एंड AB, सम ऑफ पैरेलल साइड OC एंड AB इनटू डिस्टेंस बिटवीन साइड। डिस्टेंस कितना है दोनों साइड्स के बीच का, OD भी लिख सकते हैं, OA भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सो अब वैल्यूज रख देते हैं। एस इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, OC कितना है U और AB कितना है AB V इनटू डिस्टेंस बिटवीन साइड कितना है OA T। सो ये रख दीजिए, S इज इक्वल टू आ जाएगा U प्लस V/2 इनटू टाइम T। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन याद हो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ तो देखकर मेरे दिमाग में ये आएगा कि सर V तो है ही नहीं, आप तो V लेकर बैठे हुए हैं, तो V तो आना ही नहीं है ना। सो V शुड नॉट बी प्रेजेंट, तो V को आप हटा दीजिए, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये लिख दीजिए। सो S इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर U प्लस AT/2 इंटू टाइम T। सो S इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, S इज इक्वल टू आ जाएगा 2U प्लस AT/2 इंटू टाइम T, ठीक है। सो S इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2U/2 प्लस AT/2 इंटू टाइम T। 2 and 2 कैंसिल आउट, S इज इक्वल टू आ जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड दिस इज द स्टेटमेंट फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अंडरस्टूड दिस, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड तक हो चुका था, अब करेंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए इसमें जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहेगा, जो एरिया अंडर स्लोप होगा, ठीक है, एरिया अंडर स्लोप वो क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट S। तो अब डिस्प्लेसमेंट S, एरिया अंडर स्लोप यहाँ पर क्या बन रहा है बताइए, स्लोप के अंडर में एरिया, फिर से ट्रेपीजियम ही आएगा, इज इक्वल टू एरिया ट्रेपीजियम, क्या नाम है इस ट्रेपीजियम का, OABC, एरिया ट्रेपीजियम OABC। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितनी है OC और AB इनटू डिस्टेंस बिटवीन साइड, कितना है डिस्टेंस OA। तो S इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 OC U और AB कितना है V इंटू OA टाइम T। तो S इज इक्वल टू U प्लस V/2 इंटू टाइम T, ये आ गया। अब जरा ध्यान दें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में T नहीं होता है, सो आप T को रिप्लेस कर दीजिए, V माइनस यू इज इक्वल टू AT, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से अगर आप T की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, V माइनस यू अपॉन A। तो इसे आप इक्वेशन 2 लीजिए और इसे इक्वेशन 1 लीजिए और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए T की वैल्यू। इक्वेशन 1 से आपको क्या करना है, T की वैल्यू निकालना है और फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो S इज इक्वल टू आ जाएगा U प्लस V/2 इंटू V माइनस यू अपॉन A।
तो v प्लस यू v माइनस यू कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है, अपॉन 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, माइनस का यू स्क्वायर जब शिफ्ट होगा तो प्लस का बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। So this chapter is almost revised. Only equation of motion by mathematical method is left, and this is what we will continue on the upcoming lectures. So बने रहिए इस चैनल के साथ, द फिजिक्स गुरु शुभम बत्रा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।